हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो आज दोस्त इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, इस चैप्टर पे लगाम लगाते हैं क्योंकि आज हमारा आ चुका है लास्ट लेक्चर। और इस लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दोस्त हम लोग इस चैप्टर में फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ना। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ऐसों को हम बोलते हैं दोस्त पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होने वाला है सुनना। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर जो ओव्यूल है वो ओव्यूल कन्वर्ट होगा बच्चों सीड के अंदर। इसके अलावा जो ओवरी है ओवरी कन्वर्ट होगी बच्चों फ्रूट के अंदर। और ये दोनों के दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेंगे। क्या चलेंगे दोस्त? साइमल्टेनियसली चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले सीड बन जाएगी और फिर उसके ऊपर आके एक फ्रूट बनेगा। ये दोनों के दोनों प्रोसेस दोस्त साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा याद करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था कि एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करता है और एक डिप्लॉयड सेल बनाता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, है ना। और एक मेल गैमेट ऊपर पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है और बनाता है एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस जिसे हम बोलते थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को कवर करता था उस सेल को बोलते थे कुल मिला के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अरे याद है? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हमारा ट्रिप्लॉइड होता था और जाइगोट हमारा डिप्लॉइड होता था। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि जाइगोट के बाद तुरंत एम्ब्रियो नहीं बनता, वो वेट करता है, थोड़ी देर ठहरता है। क्यों? ताकि एंडोस्पर्म बन सके। एंडोस्पर्म क्यों बन सके? क्योंकि एंडोस्पर्म बच्चों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एम्ब्रियो को। तो पहले न्यूट्रिशन बनने पहले कुछ खाना, जैसे मान लो अगर मुझे शादी करनी है तो पहले मैं उस लेवल पे हो जाऊं कि मैं अपनी पार्टनर को खाना खिलाने लायक हो जाऊं, है कि नहीं। मैं अभी जाके उससे शादी कर लूंगा तो वो भी नहीं खा पाएगी, मैं भी नहीं खा पाऊंगा, भूखे मर जाएंगे क्योंकि मेरे कहवल पे लात मार के बाहर निकाल देंगे कि भैया किसने बोला शादी करनी है, तू कमा ही नहीं सकता, उसको खिला ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, जाइगोट भी वेट करता है कि एंडोस्पर्म बन जाए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल है और वो बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जाइगोट को या एम्ब्रियो को। तो खुद सोचो, पहले एंडोस्पर्म बनना चाहिए या फिर एम्ब्रियो? तो आंसर इज पहले एंडोस्पर्म बनना चाहिए। ठीक है, तो इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोगों को मेनली ओव्यूल सीड के बारे में पढ़ना है, फ्रूट के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, स्टार्ट एक्चुअली हो चुका है, इंट्रो में आपको दे चुका हूं। लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। ठीक है, चलो जो पहला टॉपिक है दोस्त, जो पहला टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म। जो पहला टॉपिक है वो है बच्चों एंडोस्पर्म। डिंग डोंग शैन शॉन, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म टॉपिक पढ़ा रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं सुनना। एंडोस्पर्म की पहली लाइन जो देखोगे वही लाइन बोल रखी जो मैंने बोल रखा है अभी। जो मैंने बोला पहली लाइन क्या कहती है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट्स। ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाद में स्टार्ट होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले ही स्टार्ट हो चुका होगा। अरे बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए। अब होता क्या है, देखो जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है और जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो बच्चों क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और ये टिश्यू किसका है? एंडोस्पर्म का है। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा। अरे नहीं है मेरी बात समझ में? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था बच्चों वो क्या करता है? डिवाइड करता है। और जब वो डिवाइड करता है तो एक सेल्स जब डिवाइड करते तो टिश्यू बन जाते हैं, है ना। तो एंडोस्पर्म के सेल डिवाइड करे हैं तो ये बन गए एंडोस्पर्म टिश्यू। अब ये एंडोस्पर्म टिश्यू भाई इसके अंदर भरा पड़ा है खूब सारा फूड। तो रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है और ये रिजर्व फूड मटेरियल जो है ये आगे जाके बच्चों एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे बोलो, अरे बोलो बोलो। ठीक है, अरे नॉर्मल सी बातें, रटने वाली तो बात ही नहीं है। मैंने क्या कहा? एंडोस्पर्म सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का।
अच्छा, इसके अलावा भी इजी है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मुश्किल है नहीं, ये बहुत ही इजी है। अब तक आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब में से सबसे इजी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को मानता हूं मैं। हाँ, थोड़ा पढ़ने के लिए ज्यादा है लेकिन इजी है, ठीक है। चलो अब आगे सुनो। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जब डिवाइड करा, एंडोस्पर्म टिश्यू बना दिया, और ये एंडोस्पर्म टिश्यू में रिजर्व फूड मटेरियल है, और हमें पता है आगे जाके एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब देखो यार, एंडोस्पर्म जो होता है वो डिवीजन करता है। अब वो डिवीजन करने के तरीके उसके अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग क्या है, देखो बड़े बड़े प्यार से, बड़े अलग तरीके से डिवाइड करता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो, जो हमारा जो बच्चों प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये तो मैंने सेल की बात कर दी, यहां पे सेल कैसे डिवाइड करता है। अब मैं बोलूं जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, वो क्या करता है बच्चों, डिवीजन शुरू करता है। डिवीजन कैसी शुरू करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होती है, मैं 1000 बार बता चुका हूं आपको कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होती है, जिसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस स्टार्टिंग में नहीं होगी, है ना। नहीं पता तो मेरे पिछले लेक्चर जाके देखो, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हमारा डिवीजन करता है, जिसे मैं बोलता हूं क्या, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन। और मान लो ये है हमारा एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, एक करेगा, दो करेगा नहीं, बहुत सारी करेगा, लगातार करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। ये बिल्कुल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है, जस्ट अभी समझाता हूं, समझिएगा। देखो बच्चों, ये है ऐसे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हमारे बनने शुरू हो गए होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर डिवाइड कर गए होंगे। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, न्यूक्लियस सारे के सारे डिवाइड कर गए, कहने का मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गई। कैरियोकाइनेसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन। तो बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, लगातार डिवाइड करे, है ना। ये नहीं है कि एक ही बार डिवाइड किया और इतने सारे न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। सक्सेसिव हो रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसा काम चल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये न्यूक्लियस बहुत सारे डिवाइड करे, और उसके बाद हमारे इसके ऊपर सेल वॉल जनरेट हुई। इसके ऊपर क्या हुई, सेल वॉल जनरेट हुई, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको अभी आपको समझाता हूं, इसके आगे भी आपको समझाता हूं, पहले आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो जब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग कहते हैं दोस्त, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या। जब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करे एंडोस्पर्म के, ऐसों को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे इन पे सेल वॉल आनी शुरू होती है। देखिए ये सेल वॉल इस पे आनी अब शुरू हो गई, ठीक है। यानी साइटोकाइनेसिस होना अब शुरू हो चुका है। ये देखिए ऐसे, अरे दिख रहा है कितना प्यारा बन गया, देखिए, ठीक है। ऐसा होना ये शुरू हो गया। तो जब इनके ऊपर सेल वॉल बन जाती है, ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, सेलुलर एंडोस्पर्म। बहुत इजी सी बात थी, अरे बोलो यार, बहुत इजी सी बात थी कि जब एंडोस्पर्म के सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करे, तो जो एंडोस्पर्म बनता है, जो डिवीजन होती है, जो एंडोस्पर्म बनता है, उसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और जब उस पे सेल वॉल आने लगती है, उसे हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें आपको फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों देखने को मिल सकता है। एग्जांपल है नारियल। अरे भाई साहब, एग्जांपल क्या है, एक बहुत प्यारा एग्जांपल है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोकोनट, यानी नारियल। नारियल का जो पानी है, नारियल का जो पानी जिसे हम टेंडर पार्ट कहते हैं बच्चों, वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जो नारियल का जो पानी है जो नारियल का पानी है वो और कुछ नहीं, वो क्या है, वो एक टेंडर है जिसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो उसके बाहर का जो खाने वाला जो व्हाइट कर्नल पार्ट है, जो व्हाइट कर्नल पार्ट, अरे खाया नहीं है व्हाइट पार्ट जो होता है उसका नारियल का, इसे बोलते हैं व्हाइट कर्नल पार्ट, ठीक है। वो जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा सेलुलर वाला पार्ट। क्या होता है, सेलुलर वाला पार्ट। तो ये जो होता है, ये वाला, ये नारियल का पानी जो है जिसे हम बोलते हैं टेंडर कोकोनट, है ना। तो ये टेंडर कोकोनट क्या होता है हमारा,
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो वाइट कर्नल पार्ट है, जो खाने वाला पार्ट है, वाइट कर्नल पार्ट है, वो आपका क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो बच्चों कोकोनट के अंदर दोनों चीजें देखी जाती हैं, फ्री न्यूक्लियर भी और सेलुलर एंडोस्पर्म भी। अरे मेरी बात समझ में आई? अरे मेरी बात समझ में आई? अरे बहुत बढ़िया, खत्म करने वालों एंडोस्पर्म 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। चलो एक हल्की सी बात और बताता हूं, सुनना, मजा आएगा आप लोगों को। अब होता क्या है, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, तो जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करेगा। अरे ऑफ कोर्स सी बात है, एंडोस्पर्म उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अरे बोलो, है ना। तो ये जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो वो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो की हो रही होती है तो उस पर 2 तरीके होते हैं डेवलप करने के। या तो वो डेवलपमेंट करते करते पूरा एंडोस्पर्म को खत्म कर जाए, अरे बात सुनो, या तो वो डेवलप करते करते पूरे एंडोस्पर्म को खत्म कर जाए, या फिर डेवलप होने के बावजूद भी कुछ एंडोस्पर्म उसके अंदर बच जाए। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? 2 तरीके हैं एम्ब्रियो के पास कि वो अगर वो डेवलप कर रहा है तो डेवलप जब आखिरी में जब पूरी तरीके से डेवलप हो गया तो वो तब तक वो एंडोस्पर्म को पूरा खत्म कर दे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि पूरे तरीके से डेवलप कर गया, उसके बावजूद भी कुछ एंडोस्पर्म उसके अंदर रह गया, ठीक है। तो 2 तरीके हैं। अगर कंप्लीटली कंज्यूम कर जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम कर जाता है, ठीक है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है बच्चों पी इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। और भी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं इसके, पी, बीन्स, है ना, ग्राउंड नट, ये सब इसके एग्जांपल है। कब है ये? जब ये कंप्लीटली एम्ब्रियो हमारा कंज्यूम कर जाए किसको, एंडोस्पर्म को। और अगर ये पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं करता, या मैं बोलूं पार्शली कंज्यूम करता है, या मैं बोलूं कुछ रह जाए अमाउंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बावजूद, ठीक है, उसके बड़े से एग्जांपल है। एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चों कोकोनट, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चों कोकोनट, मैंने आपको इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि वो एंडोस्पर्म ही तो है, फ्री न्यूक्लियर वाला, है ना। तो एंडोस्पर्म रह गया अच्छी तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने के बाद, एक पूरा का पूरा नारियल बन गया, तब भी उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, वो पार्शियली कंज्यूम किया उसने अपने डेवलपमेंट के टाइम पे, है ना। कोकोनट बोलूं, या एक और बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों इसका मेज, कोकोनट एंड मेज। तो बहुत ईजी सा मैंने आपको बताया एंडोस्पर्म के बारे में, बहुत ईजी कंसेप्ट बताया, छाप लो इसको, छाप लो। अगर कंप्लीटली कंज्यूम कर जाए एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो, तो एग्जांपल जाते हैं पी, बीन्स, ग्राउंडनट। ठीक है, पी, बीन्स और ग्राउंडनट, है ना। और अगर पार्शियली कंज्यूम कर जाए तो आंसर क्या जाता है, एग्जांपल बच्चों दे रखा है कोकोनट एंड मेज। चलो भाई छाप लो उसको, छाप लो उसको, छाप लो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 मिटा रहा हूं। चलो चले मितवा, जल्दी जल्दी शादी कर ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है, एम्ब्रियो खत्म होने के बाद, ओ सॉरी एम्ब्रियो कह रहा हूं, एंडोस्पर्म खत्म होने के बाद जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्ब्रियो के बारे में। दोस्त एम्ब्रियो के बारे में मैं आपको हल्का हल्का बता चुका हूं, हल्का हल्का बता चुका हूं। याद करो जाइगोट कहां बनता है, जाइगोट कहां बनता है, माइक्रोपाइलर एंड पे कि चलाजल एंड पे। ये क्या सवाल पूछ लिया, ये क्या सवाल पूछ लिया, ये क्या, अरे भैया गोली मार दो, ऐसे सवाल मत पूछो, ठीक है। तो जाइगोट कहां बनता है बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है। तो ऑफ कोर्स से बात है जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा आगे, तो एम्ब्रियो भी कहां बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा, है ना। एम्ब्रियो बनने से पहले ऑफ कोर्स से बात है एंडोस्पर्म बनेगा। अरे बोलो, एम्ब्रियो बनने से पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। मैंने आपको एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया सिखाई थी, याद है ना। क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनता था, अरे बोलो ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बनता था बच्चों, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद क्या बनता था, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद क्या बनता था हमारा, एक मैच्योर एम्ब्रियो। और ये मैच्योर एम्ब्रियो आपके डाइकोट वाले भी हो सकते हैं और मोनोकोट वाले भी हो सकते हैं, डाइकोट वाले भी हो सकते हैं और मोनोकोट वाले भी
तरीके से ये बन सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था चाहे डाइकोट एम्ब्रियो बने चाहे मोनोकोट एम्ब्रियो बने, स्टार्टिंग के फेज दोनों के लिए सेम होते हैं। चाहे डाइकोट का बन रहा हो एम्ब्रियो चाहे मोनोकोट का एम्ब्रियो बन रहा हो, स्टार्टिंग में यही रहेगा। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हर्शन एम्ब्रियो, ये सब सेम रहता है, ये चीज चेंज नहीं होती। अरे बोलो, खाओ माँ कसम नहीं बताया था? अरे बताया था भाई, ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना, इसको हम बोलते हैं बच्चों एम्ब्रियोजेनी। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियोजेनी। और ये एम्ब्रियोजेनी जो है, ये एम्ब्रियोजेनी जो है, ये स्टार्टिंग के लिए एम्ब्रियोजेनी बिल्कुल सेम रहती है। जब ये मैच्योर करता है, डाइकोट बनेगा या मोनोकोट बनेगा, तब जाके ये एम्ब्रियोजेनी में थोड़ा सा फर्क आता है, वरना एम्ब्रियोजेनी स्टार्टिंग फेज के लिए बिल्कुल सेम रहती है। एनसीईआरटी ये लाइन बोलती है, और ये लाइन तो मैं डबल फर्टिलाइजेशन में ही कवर कर चुका हूं। ठीक है, चलो, तो एम्ब्रियो के बारे में आपने इतना समझा, एम्ब्रियो के बारे में इतना समझा। एम्ब्रियोजेनी के बारे में जाना कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी, ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, इसे हम लोग एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। ठीक है ना। चलो, अब ये डाइकोट एम्ब्रियो हो सकता है या फिर मोनोकोट एम्ब्रियो हो सकता है। इसका आपको स्ट्रक्चर आपको याद करना है, नॉट स्ट्रक्चर, आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर की फाइंडिंग्स आनी चाहिए। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की फाइंडिंग आनी चाहिए, जो कि मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं। देखो बच्चों, एम्ब्रियो दो तरीके से हो सकता है, डाइकोट या मोनोकोट। अरे बोलो, ये तो 1 लाख रुपए का बात है, डाइकोट या फिर मोनोकोट। डाइकोट वो होते हैं जिनमें क्या होगा बच्चों, जिनमें 2 कोटिलिडन्स होंगे, 2 कोटिलिडन्स होंगे। ठीक है, और मोनोकोट वो होंगे जिनमें 1 कोटिलिडन होगा। क्या होगा? 1 कोटिलिडन होगा। 1 कोटिलिडन स्पेलिंग क्या है बे? ये स्पेलिंग है ना। 1 कोटिलिडन है तो मोनोकोट और 2 कोटिलिडन है तो डाइकोट। अब सर ये कोटिलिडन क्या होता है, जानेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, पक्का बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, थिक है, ठीक है, बताऊंगा अभी आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ समझ लो डाइकोट मतलब क्या होते हैं, 2 कोटिलिडन, और मोनोकोट क्या होते हैं, सिर्फ 1 कोटिलिडन होता है, उसे हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडन। चलिए, अब हुआ क्या, डाइकोट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो ऐसे बनता है, जूम बराबर जूम बराबर जूम बराबर जूम। ये डायग्राम कैसे बनता है इसका? ऐसे ही तो बनता है कुछ, ऐसे 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 ही बनता है क्या? अरे ऐसे ही बनता है क्या? 1 2 3 4, है ना, शायद ऐसे ही बनता है। मेरा डायग्राम बहुत अच्छा बनाया मैंने, कोशिश तो मैंने बहुत अच्छी करी बनाने की, है ना। अब वो बना कैसे है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। सुनो भाई, सुनो, ये थोड़ा सा ऐसे है, ये थोड़ा सा ना ऐसे रहता है, ऐसे जूम जूम, ऐसा। देखो बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये हो गया आपका 2 कोटिलिडन, ये आपके क्या हो गए, 2 कोटिलिडन। देखो, एम्ब्रियो पढ़ने से पहले आपको एक एक्सिस माननी पड़ती है जिसके बेस पे आप पढ़ोगे। उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं दोस्त एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि ये मेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, आपको मिलेगी नहीं उसके अंदर, एक इमेजिनरी लाइन है। ये मान लो, ये मेरी क्या है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है बच्चों? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, हालांकि ये आपको देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन ये एक मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। अच्छा, ये ऐसे ना बना के, ऐसे ना बना के मैं इसको, माँ मिस्टेक, ऐसे करके बना देता हूं, ऐसे करके। ये क्या आपकी, ये आपकी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, देखो बच्चों, ये 2 कोटिलिडन आपको दिख रहे हैं, एक फूले से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये 2 कोटिलिडन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइकोट बोलते हैं। और ये आपकी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को बच्चों बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। और इसके नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे बोलो यार, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अरे 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 बोलो। तो
एम्ब्रियोनल एक्सिस मैंने एक लाइन खींची, एक ऐसी एक्सिस है जो मैं मान रहा हूं ऐसा, इस पे 2 कॉटिलिडन आपको दिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को मैं बोलूंगा एपिकोटाइल और नीचे वाले पार्ट को मैं बोलूंगा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल आगे जाके क्या बनाएगा, आगे जाके बनाएगा बच्चों प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल बोलूं या मैं बोलूं ये आगे जाके क्या बनाएगा शूट, या मैं बोलूं इसको आगे जाके क्या बनाएगा स्टेम। ऑफ कोर्स ये बात है, प्लांट का, ये सीड का, ये कोई भी ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है। तो एपिकोटाइल जो बनाएगा वो आगे जाके प्लूम्यूल या शूट या स्टेम। हाइपोकोटाइल जो होगा बच्चों वो बनाएगा आगे जाके रेडिकल, या फिर मैं बोलूं रूट। अरे बोलो रेडिकल या मैं बोलूं रूट। और रूट के नीचे एक होती है कैप जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। खत्म कहानी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। ये डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, सिंपल सा यार। आपको 2 कॉटिलिडन दिख रहे हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रही है जो कि इमेजिनरी लाइन है ना, उसके ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल है, उसके नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल जो ऊपर वाला पार्ट है वो जाके शूट बनाएगा या स्टेम बनाएगा जिसे बोलेंगे प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला पार्ट है वो रेडिकल या रूट बनाएगा, और उसके नीचे एक भगवान ने उसको टोपी पहना रखी है जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। खत्म। दिस इज ऑल अबाउट डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है। मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है, मोनोकोट एम्ब्रियो में मात्र एक कॉटिलिडन होता है। मोनोकोट एम्ब्रियो में मात्र एक कॉटिलिडन होता है, ठीक है। एक कॉटिलिडन जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, वैसे 2 होने चाहिए थे लेकिन एक क्या हो गया, श्रिंक कर गया, और उस श्रिंक को हम लोग बोलते हैं दोस्त एपीब्लास्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, एपीब्लास्ट। ये देखो एक कॉटिलिडन, ये देखो एक कॉटिलिडन ये रहा, ठीक है। दूसरा होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये देखो यहाँ पे श्रिंक कर गया, दिख रहा है यहाँ पे ये श्रिंक कर गया है, इसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। वरना अगर श्रिंक ना करता तो ये एक और कॉटिलिडन होता, तो ये बोलता है मैं 2 कॉटिलिडन है, फिर से डाइकोट बन जाता, लेकिन डाइकोट का स्ट्रक्चर तो ऊपर है। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक कॉटिलिडन ये रहा और एक कॉटिलिडन यहाँ पे था, लेकिन ये रिग्रेस कर गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्यार से पढ़ लो, एपीब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, एपीब्लास्ट कहते हैं। ग्रासिस फैमिली के अंदर, ग्रासिस फैमिली के अंदर अगर मैं बोलूं तो ग्रासिस फैमिली के अंदर जो कॉटिलिडन है, जो एक कॉटिलिडन है, ग्रासिस फैमिली के अंदर जो एक कॉटिलिडन है उसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं स्कूटेलम। क्या बुलाते हैं प्यार से, स्कूटेलम। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, यहाँ पे तो कॉटिलिडन को कॉटिलिडन ही कह रहे हैं, लेकिन मोनोकोट में अगर मैं ग्रास फैमिली की बात करूं और अगर उसमें एक कॉटिलिडन है तो मैं उसको कॉटिलिडन ना बोल के क्या बोलूंगा, स्कूटेलम बोलूंगा। क्या बोलूंगा दोस्त, स्कूटेलम बोलूंगा। अच्छा अगर इधर देखो, अब मैंने बोला कि अगर मैंने यहाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस इस बार ऐसे मान ली, इस बार एम्ब्रियोनल एक्सिस कैसे मान ली, ये मेरी इस बार एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये अगर मेरी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो मेरा जो कॉटिलिडन है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया, यानी मैं बोलूं लेटरल तरफ शिफ्ट हो गया। अरे बोलो मेरी बात समझ में नहीं आई। अगर मैं बोलूं ये मेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, अगर मैं बोलूं ये मेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो मेरा कॉटिलिडन एक तरफ शिफ्ट हो गया, एक साइड पे शिफ्ट हो गया, या मैं बोलूं लेटरल साइड पे शिफ्ट हो गया। अरे बोलो यार, लेटरल साइड पे शिफ्ट हो गया, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं ये लेटरल साइड पे शिफ्ट हो गया। किसका 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 कॉटिलिडन, मोनोकोट का। मोनोकोट वाले की बात कर रहा हूं, ग्रास फैमिली की बात कर रहा हूं, स्कूटेलम की बात कर रहा हूं। इसके अलावा फिर वही बात, अगर एक इमेजिनरी लाइन खींच लूं, उसके ऊपर वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा दोस्त, एपिकोटाइल। उसके नीचे वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल आगे जाके प्लूम्यूल बनाएगा, या मैं बोलूं शूट बनाएगा, या मैं बोलूं स्टेम बनाएगा, और इसके नीचे वाला पार्ट जो होगा हाइपोकोटाइल वो आगे जाके क्या बनाएगा दोस्त, रूट बनाएगा। क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो जब नीचे वाला हिस्सा है जो रूट बनाएगा वो एक कवरिंग से ढका होता है, वो एक कवरिंग से ढका होता है। दिक्कत क्या है बच्चों, सुनो, डाइकोट वाला एडवांस है, मोनोकोट वाला एडवांस नहीं है, ठीक है ना। तो जब एडवांस चीजें नहीं होती तो भगवान उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है काफी अच्छे तरीके से। तो इसको भी क्या होता है, इधर देखो समझना, भगवान ने इसको भी हाइपोकोटाइल की बात करूं तो हाइपोकोटाइल आगे जाके रेडिकल या रूट तो बनाएगा ही बनाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है ना। ऐसे होता है, देखो ये रूट है ना, और ये रूट के नीचे इसके रूट कैप भी होगी,
समझ रहे हो? लेकिन एक और कवरिंग देते हैं भगवान की भैया ये और अच्छे से ये बचा रहे। एक अनडिफरेंशिएटेड शीट प्रोवाइड कर देते हैं इसको, जिससे ये कवर रहता है। अरे नहीं है मेरी बात समझ में? देखो ये आपका रूट हो गया या रेडिकल बोलूं, ये रूट हो गया या रेडिकल बोलूं। इसके अलावा ये हो गई आपकी रूट कैप, ये क्या हो गई? रूट कैप। सेम चीज यहां पे अगर मैं बोलूं तो एक इसको एक शीट प्रोवाइड कर दी जिसके ये ढक सके अपने आप को, है ना। ये शीट कैसी है? ये एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है, अनडिफरेंशिएटेड शीट है जिसका प्यारा सा नाम है बच्चों कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, क्या नाम है? कोलियोराइजा। सिंपल सी बात है, खत्म कहानी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल आगे जाके क्या बनाएगा? शूट बनाएगा, है ना। अरे बोलो, एपिकोटाइल आगे जाके क्या बनाएगा? शूट बनाएगा या स्टेम बनाएगा। उस स्टेम पे हल्की हल्की पत्तियां भी होंगी, हल्की हल्की जो पत्तियों की जो हल्की हल्की पत्तियां तब निकल रही होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लीफ प्राइमोडिया। अरे बोलो, लीफ प्राइमोडिया। ये लाइन तो पढ़ी है, वर्ड तो पढ़ा ही होगा कभी ना कभी 11वीं क्लास में, लीफ प्राइमोडिया। मैंने आपको पहले ही कहा इसमें थोड़ा बहुत रटने की चीजें हैं, आपको रटनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। तो जब और रटने वाली जरूरत है नहीं, मैं भी आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं कि आपको इतना रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। डायग्राम में आप अगर आप बोलो डायग्राम आपने सर मोनोकोट का नहीं बनाया डाइकोट का बनाया, तो मैक्सिमम टाइम पे जो आपके एग्जाम में बनाने को आएगा वो डाइकोट का बनाने आएगा, क्योंकि डाइकोट ईजी रहता है। मोनोकोट के पार्ट्स पहचानने में आएंगे, जो भी अभी आपको मैं पहचानवाऊंगा कि क्या पार्ट्स हैं इसके अंदर सारे के सारे, ठीक है। हाँ, तो हाइपोकोटाइल के बारे में बताया, सेम चीज एपिकोटाइल के बारे में बता रहा हूं। एपिकोटाइल में ऊपर आगे जाके शूट बनेगी या स्टेम बनेगी, और उस स्टेम पे हल्की से एक पत्ती भी लगी होगी जिसे मैं बोलता हूं लीफ प्राइमोडिया। इनको भी कवर करने के लिए एक चादर दे दी भगवान ने, इनको भी कवर करने के लिए एक चादर दे दी भगवान ने। उस चादर का नाम है दोस्त कोलियोप्टाइल। क्या नाम है? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल याद कैसे रहेगा कि कौन सा किसको कवर कर रहा है? देखो कोलियोराइजा, आर से रूट। अरे बोलो कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या है? इसमें आर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? आर। तो आर मतलब रूट, तो रूट को कवर करने वाली कोलियोराइजा और शूट को कवर करने वाली कोलियोप्टाइल। क्या सिर्फ शूट को कवर करने वाली? नहीं, शूट प्लस लीफ प्राइमोडिया। याद रखना, शूट प्लस लीफ प्राइमोडिया को कवर करने वाली कौन है? हमारी वो है, ठीक है। चलो बच्चों यहां पे डायग्राम देख लो। देखो ये एक तरफ वाला स्कूटेलम, ठीक है। ये देखो ये एपिब्लास्ट जो रिग्रेस कर चुका है। नीचे वाला रेडिकल के जस्ट नीचे रूट कैप, और इसके नीचे देखो एक कवरिंग है कोलियोराइजा की। इधर देखो ये शूट एपेक्स, और ये देखो इसके ऊपर कवरिंग है कोलियोप्टाइल की। खत्म बच्चों, कुछ था ही नहीं। अरे कुछ था ही नहीं तो पढ़ना क्या मुश्किल लगा क्या? अरे बोलो यार, क्या मुश्किल लगा क्या? मुश्किल तो था ही नहीं, मुश्किल क्या लग सकता है आप लोगों को? चलिए दोस्त मिटा रहा हूं क्योंकि अगला हम जो पढ़ेंगे बच्चों सीड। अगला टॉपिक है हमारा सीड, और सीड ही सबसे मुश्किल टॉपिक है। सीड मुश्किल नहीं, सबसे बड़ा टॉपिक सीड है यहाँ पे, ठीक है। चलो 3, 2, 1 मिटा रहा हूँ, 3, 2, 1 मिटा रहा हूँ। चलो मिटा दिया। आले 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 आले। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना। कल क्या हुआ? कल ना मैंने एक ऐड देखी, वो चलो वो ऐड वाली बात ना मैं आपको एक शॉर्ट में बना के दिखाऊंगा, रील शॉर्ट के अंदर, ठीक है। चलो वो छोड़ो, इधर देखो, आ जाओ भाई। अगला टॉपिक है हमारा सीड। थर्ड टॉपिक इज सीड। ये टॉपिक ये चैप्टर, ये टॉपिक इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत चीजें पढ़नी है, वरना तो इतना मुश्किल था ही नहीं ये टॉपिक, ठीक है। चलो भाई सीड। अगर मैं बोलूं सीड की बात, तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओव्यूल है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओव्यूल है, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा? सीड के अंदर कन्वर्ट होगा। अरे बोलो यार, जो ओव्यूल है हमारा आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा? सीड के अंदर कन्वर्ट होगा। और आपको पता है कि सीड किस में बनता है? फ्रूट्स में बनता है ना। तो सीड की कवरिंग कौन होती है? एक फ्रूट होती है। मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि फ्रूट ओवरी से बनता है और सीड ओव्यूल से बनते हैं। तो सीड पढ़ा रहा हूं तो सीधी सी बात है ये ओव्यूल से बन रहा होगा, है ना। और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे, मतलब ओवरी से फ्रूट बन रहा होगा और सीड से
ओ सॉरी ओव्यूल से सीड बन रही होगी और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे। अगर मैं सीड की बात करूं तो आपको सीड में जो देखने को मिलता है वो मिलता है सीड कोट्स, है ना। सीड के ऊपर क्या होती है बच्चों, सीड कोट होती है ना, सीड कोट्स होंगी। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, ऑफ कोर्स सी बात है कॉटिलिडन। क्या देखने को मिलेंगे, कॉटिलिडन, या मैं एस लगाऊं तो कॉटिलिडन्स, है ना। सीड कोट बोलूं या मैं बोलूं सीड कोट्स तो सीड कोट या सीड कोट्स, कॉटिलिडन या कॉटिलिडन्स। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, एक एम्ब्रियोनल, अरे ये तो बोल दो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, सीधी सी बात है। अगर मैं सीड की बात करूं तो आपको 3 चीजें देखने को मिलती है इसके अंदर, सीड कोट, कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके अलावा आपको सीड में तीसरी चीज देखने को, तीसरी चीज देखने को नहीं मिलती। अरे बोलो यार, तीसरी चीज देखने को नहीं मिलती। अब देखो, जब सीड पूरी तरीके से डेवलप हो गई और डेवलप करते करते, है ना, जब सीड बन रही है, सीड बनते बनते ऑफ कोर्स सी बात है अंदर एंडोस्पर्म तो पहले ही बन चुका होगा। अरे बोलो, एंडोस्पर्म तो पहले ही बन चुका होगा। सीड बनते बनते अगर पूरे तरीके से एंडोस्पर्म को खा जाए, मतलब जब सीड मैच्योर हो गई है, उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट, ऐसी सीड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, नॉन एल्बुमिनस सीड। क्या कहते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड। यह इसका दूसरा नाम होता है एक्स एल्बुमिनस सीड। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, जब पूरे तरीके से एंडोस्पर्म खत्म हो चुका हो, सीड बन चुकी हो, ठीक है। ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड, या इसका दूसरा नाम है एक्स एल्बुमिनस, ठीक है। इसके अलावा अगर पूरी तरीके से सीड बन गई, तब भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ऐसी सीड को मैं कहता हूं बच्चों एल्बुमिनस सीड। क्या कहता हूं, एल्बुमिनस सीड कहता हूं। अरे नहीं आए मेरी बात समझ में, ठीक है। अगर पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो नॉन एल्बुमिनस सीड, अगर बची हो बनने के बाद भी सीड तो बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। क्या बचा है, एंडोस्पर्म बचा हुआ है। सर एक बात बताओ, पूरी तरीके से सीड तो बन गई, अब एंडोस्पर्म का काम क्या है वहां पे, अब एंडोस्पर्म का काम क्या है दोस्त, अभी सीड बनी है, अभी जर्मिनेट भी तो करेगी। अरे बोलो यार, अभी जर्मिनेट भी तो करेगी। तो जिन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है, वो आगे सीड को जर्मिनेट करवाने में हेल्प करते हैं दोस्त। अरे बोलो यार, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। सीड बन चुकी है पूरी, अब सीड बन चुकी है तो या तो एंडोस्पर्म बचा होगा या तो खत्म होगा। एंडोस्पर्म खत्म है तो नॉन एल्बुमिनस सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड, एंडोस्पर्म बचा है तो एल्बुमिनस सीड। इसके अलावा सर अगर बचा है तो ये क्या काम करेगा एंडोस्पर्म साहब, ये काम करेगा क्या, ये काम करेगा जब सीड अब जर्मिनेट करेगी, जब पौधा बनेगा उसका आगे, है ना, तो वो उसमें हेल्प करेगी कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। चलो अच्छा चलो आगे आपको समझाता हूं। मैंने क्या कहा था आपको, मैं कॉटिलिडन के बारे में जरूर बताऊंगा, इसके एग्जांपल अभी बताऊंगा सारे, इसके एग्जांपल भी मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी आता हूं इस पे, ठीक है। कॉटिलिडन के बारे में बताना जरूरी है साहब। कॉटिलिडन क्या है, कॉटिलिडन साहब एक सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, जनरली थोड़ा थिक होता है, जनरली थोड़ा सा ये थिक होता है साहब। क्या काम है इसका, इसका काम है रिजर्व करना फूड मटेरियल को, ये काम तो सर एंडोस्पर्म का था, ये काम आप कॉटिलिडन का भी बता रहे हो कि फूड मटेरियल को रिजर्व करना, है ना, यही काम अभी मैंने एंडोस्पर्म के लिए बताया था। तो साहब एक बात बताइए, क्या नॉन एल्बुमिनस सीड के पास अब कोई एंडोस्पर्म बचा है, नहीं ना, इसका मतलब उस पर कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है। अरे बोलो नहीं है ना, तो सीधी बात है, उसको रिजर्व फूड मटेरियल नरिशमेंट कौन देगा, वो देगा आपको कॉटिलिडन्स। भगवान ने बड़ा ही सोच समझ के बनाया यार, कि अगर एंडोस्पर्म खत्म हो जाए तो स्टेपनी, उसकी जो स्टेप में से गाड़ी का टायर फट जाए
तो ये थोड़ी हम रोड पे बैठे रह जाएंगे, हम लोग चेंज कर देते हैं, हमारे पास स्टेप नहीं होती है। सेम चीज़, अगर एंडोस्पर्म जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो खत्म हो जाए तो दूसरा नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? कॉटिलिडन प्रोवाइड करेगा। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? चलिए यार, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप राजमा खाते हो, राजमा देखिए, राजमा ऐसे, राजमा डाइकोट है, डाइकोट आपको दिखते हैं ना, 2 कोट ऐसे करके दिखते हैं, मोटे मोटे थिक वाले, वो क्या है? वो डाइकोट ही तो है, वो कॉटिलिडन से तो है, 2 है ना। उसी को, उस कॉटिलिडन को तो हम लोग खाते हैं बैठ के, है ना, उस कॉटिलिडन को खाते हैं मस्त, और क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि नरिशमेंट मिलता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नॉन एल्बुमिनस सीड जिसमें कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म प्रेजेंट ना हो। एग्जांपल है बच्चों पी ग्राउंडनट। ये पी ग्राउंडनट और बीन्स मैंने आपको एग्जांपल वहां पे भी कराया था, और यहां पे भी एग्जांपल आ गया पी ग्राउंडनट, ठीक है ना। यहाँ पे बीन्स नहीं दिया, लेकिन अगर मैं बोलूँ बीन्स इसका एग्जाम्पल है तो हाँ, बीन्स भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी एंडोस्पर्म पूरे तरीके से खत्म है ना, तो पूरी तरीके से खत्म है, तो पी, बीन्स, ग्राउंडनट तीनों उसके एग्जाम्पल जा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर उसके अंदर थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा हुआ है अभी भी, है ना, तो ऐसी सीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बोल दो, ऐसी सीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सीड। इसका एग्जाम्पल देखो, मेज तो आना ही था इसका एग्जाम्पल, कैस्टर इसका एग्जाम्पल है, वीट, बार्ले, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। वीट, बार्ले, कैस्टर, मेज, ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर इनमें एग्जाम्पल्स नहीं आते। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? साहब पी, बीन्स, ग्राउंडनट किसके एग्जाम्पल है? वो नॉन एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल है। या मैं ऐसे उसका एग्जाम्पल बोलूं कि जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है सीड डेवलपमेंट के बाद, वो उसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा मीट कह रहा हूं, वीट, मेज, है ना, और बार्ले, कैस्टर किसका एग्जाम्पल है? बहुत बढ़िया। चलो आगे एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आगे मैं आपको अब एक और चीज बताता हूं, बड़ी अच्छी चीज है, सुनना। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं एंडोस्पर्म रह गया, खत्म हो गया, तो एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। ऐसे ही ना कुछ स्पीशीज होती हैं, कुछ स्पीशीज होती हैं, जैसे एग्जांपल है बच्चों ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर एंड बीट एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे मैं बच्चों। ब्लैक पेपर, अरे ब्लैक पेपर क्या होता है? काली मिर्ची, एंड बीट, ठीक है। इनके अंदर न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है, न्यूसेलस बना ही रहता है, न्यूसेलस। सर न्यूसेलस क्या होता था याद है? याद है, बहुत सारे न्यूसेलस में से कोई एक न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल बनता था, और वो मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता था। बाकी सारे न्यूसेलस सेल डीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी के अंदर न्यूसेलस सेल डीजनरेट नहीं होते, और वो किसी किसी के अंदर जो है वो कौन है? हमारी काली मिर्ची, ब्लैक पेपर एंड बीट, है ना। ये न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है ना, जो ये जो रेसिडुअल, ये जो परसिस्ट कर गया, इस न्यूसेलस को हम लोग बोलते हैं साहब पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो पेरिस्पर्म का एग्जांपल क्या हो गया? ये काली मिर्ची एंड बीट। अरे नहीं है मेरी बात समझ में? एंडोस्पर्म है तो एल्बुमिनस, नहीं है तो नॉन एल्बुमिनस, है ना। गलती से परसिस्ट कर गया इसके अंदर न्यूसेलस, हालांकि डीजनरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन डीजनरेट नहीं हुआ किसी कारण, तो न्यूसेलस आगे जाके वो जो परसिस्टेंट रेसिडुअल न्यूसेलस है वो आगे जाके क्या बना देगा? पेरिस्पर्म बना देगा। अरे नहीं है मेरी बात समझ में? जो परसिस्टेंट रेसिडुअल न्यूसेलस है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। भाई इतनी गर्मी है ना कि मुझे बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। चलो आगे बढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको अब तक समझ में आई होंगी, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा है रटने वाला, वो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हाँ आपको रटना पड़ेगा, लेकिन यार मजबूरी है, डॉक्टर बनना है तो कुछ तो चीज़ें रटनी पड़ेंगी। जब डॉक्टर बनने जाओगे तो वहाँ तो पता नहीं कितना रटना पड़ेगा, बहुत रटना पड़ता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। समझने बैठोगे तो एग्ज़ाम आ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, फेल हो जाओगे इतना बुरा हाल है वहाँ पे बच्चों, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं कि
मतलब अब क्या होता है ना, जो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं ओव्यूल की, सुनना यार, देखो अब जो ये टॉपिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा लाइन वाइज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लाइन वाइज नहीं पढ़ोगे तो निकल जाएगा टॉपिक दिमाग से। सुनना, अब क्या होता है, जो हमारे ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स थे, याद है, जो ओव्यूल्स के ऊपर जो इंटेग्यूमेंट्स थे उसको कवर करके रख रहे थे, है कि नहीं। अब वो आगे जाके क्या बनाते हैं बच्चों, सीड के कोट बनाते हैं। मैंने आपको कहा था ओव्यूल कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सीड के अंदर, तो उसके ऊपर के जो कवरिंग थी इंटेग्यूमेंट्स, वो इंटेग्यूमेंट्स किस में कवर हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो सीड कोट आपको पता है टेस्टा टेगमेंट, अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। चलो, होता क्या है कि मान लो ये हमारी एक सीड है, मान लो ये हमारी एक सीड है, ऐसे करके ये हमारी एक सीड है ना। सीड के माइक्रोपाइलर एंड पे एक पोर रहता है, माइक्रोपाइलर एंड पे एक पोर होता है, पोर ऑन माइक्रोपाइलर एंड, पोर ऑन माइक्रोपाइलर एंड। इस पोर से का क्या काम होता है, इस पोर से इसको, इस भाई साहब को या बाहर से ऑक्सीजन या वाटर या मॉइस्चर जो चाहिए हो वो इस पोर के थ्रू इस सीड के अंदर जाता है, इस पोर के थ्रू इस सीड के अंदर जाता है। होता क्या है, सुनना, जब हमारी सीड मैच्योर हो जाती है या फेवरेबल कंडीशन नहीं होती कि सीड आगे जर्मिनेट करे, है ना, तो हमारी जो क्या बोलते हैं सीड होती है वो एक स्टेज में चल जाती है जिसे हम बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है दोस्त इनएक्टिव स्टेज। क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज। मान लो वो माहौल नहीं है अभी, वो माहौल नहीं है अभी कि सीड पनप सके, सीड जर्मिनेट कर सके, तो सीड हमारी किस में चली जाती है, एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी। इस टाइम पे सीड अपना पानी को बाहर निकाल देती है, पानी को बाहर निकाल दी इन द सेंस 10 से 15% वो अपना बॉडी जो लॉस होता है, मास जो होता है वो लॉस कर जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ऐसा कर जाती है वो, ऑक्सीजन सप्लाई भी इसकी बंद कर दी जाती है और ये स्टेज में चल जाती है डोरमेंसी, जिसे हम बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। अरे आ रही है नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सीड बहुत टाइम तक अपने आप को अच्छे से रख सकती है। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो होता क्या है, तब उसके बाद क्या होता है कि इसके ये माइक्रोपाइलर एंड पे जो पोर है, यहाँ से अच्छे से मॉइस्चर जाएगा, वाटर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा और ये सीड धीरे धीरे पनपने लग जाएगी। और ये धीरे धीरे पनपने लगेगी, कैसे पनपने लगेगी, ऊपर की तरफ ये शूट बनने लगेंगी और नीचे की तरफ ऐसे करके रूट बनने लगेगी। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, ऊपर की तरफ ऐसे शूट या स्टेम बनने लगेगी या प्लूम्यूल बनने लगेगा और नीचे की तरफ आपका रेडिकल या रूट बनने लगेगा। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता तो ये स्टेज में इनएक्टिव स्टेज में चल जाती है, जिसे मैं बोलता हूं डोरमेंसी, है ना। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई, मॉइस्चर कंटेंट, वाटर सप्लाई सब इस माइक्रोपाइलर एंड पे जो एक पोर है उसके थ्रू दिया जाता है, ठीक है। ऐसा सिंपल सी बात है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब हम लोग सीड को स्टोर करके रख सकते हैं, सीड को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो सीड को स्टोर करने के लिए दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज क्या है बच्चों, डिहाइड्रेशन। अरे बोलो, सीड अपने आप को डिहाइड्रेटेड कर लेती है ना, पानी बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से वो आगे जर्मिनेट करेगी नहीं, तो सीड आराम से क्या रह जाएगी, स्टोर होके रह जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, डोरमेंसी। ये डोरमेंसी के स्टेज पे चली जाती है, इनएक्टिव स्टेज पे हो जाती है ना। अरे आपको ये बात समझ में नहीं आती, पानी का लॉस, तो समझो अभी मान लो राजमा है या छोले हैं, ये सब क्या है, ये सीड ही तो है, डाइकोट सीड है। ये जर्मिनेट कर रहे हैं क्या, जर्मिनेट कब करते हैं, जब ये अंकुर सुना, स्प्राउट सब निकलते हैं, जर्मिनेट, इसका मतलब जर्मिनेट हो रहे हैं। अभी मैंने घर पे रखे हुए इनको जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनको एक रात भिगा के रख दूं पानी में, सुबह उठ के देखूंगा तो इनमें स्प्राउट्स आने, ये जर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे, है ना। रीजन बीइंग क्या है, उनके अंदर, उनके नीचे की तरफ क्या है, एक पोर है माइक्रोपाइलर एंड पे, वहां से क्या जाएगा, पानी वानी जाएगा, क्या जाएगा, पानी जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डोरमेंसी स्टेज टूटेगी और डिहाइड्रेशन भी टूटेगा। जैसे ये दोनों चीजें टूट जाएंगी, सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा,
अरे बोलो यार। तो सीड को स्टोर करने के लिए दो ही तरीके हैं, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, ठीक है। तो जब एडिक्वेट टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये ऑक्सीजन सब आएंगे, ये दोबारा से हमारा जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट होता है। देखो बच्चों, चैप्टर खत्म होने वाला है, जरा सा ही बच्चा है। अब तो बातें हैं, सिर्फ करने वाली बातें हैं, कुछ पढ़ने वाली बातें बची नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही हमारी ओवरी भी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। और ये दोनों के दोनों बच्चों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या है? साइमल्टेनियस प्रोसेस है। कुछ फ्रूट्स बच्चों फ्लैशी होते हैं, फ्लैशी मतलब रसीले टाइप के होते हैं, और कुछ फ्रूट्स एकदम मतलब फ्लैशी नहीं होते, सूखे सूखे से होते हैं। जो फ्लैशी होते हैं, फ्लैशी में बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंगो। अरे बोलो यार, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, ये सब क्या है? ये सब फ्लैशी फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बोलूं मूंगफली, अरे मूंगफली फ्रूट है, हाँ मूंगफली फ्रूट है ना। तो मूंगफली को ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड एग्जांपल है बच्चों, ये ड्राई होते हैं। ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, ये क्या है? ये फ्लैशी फ्रूट नहीं है, ये कैसे फ्रूट है? ये ड्राई फ्रूट्स में आ जाते हैं। अरे नहीं है मेरी बात समझ में? फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं और ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट्स यानी मैंगो जूसी, है ना, मैंगो फ्रूटी लेट्स सम जूसी वाला सुना है? तो वो मैंगो जूसी क्यों है? क्योंकि वो फ्लैशी फ्रूट है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा जो ओवरी की जो वॉल होती है ना, ओवरी, देखो ओवरी तो कन्वर्ट हो रही है किसमें? फ्रूट में। तो ओवरी की वॉल जो होगी वो क्या बनाएगी? फ्रूट वॉल बनाएगी। जैसे सीड जो होती है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? अरे बोलो, सीड कन्वर्ट हो रहा है ओव्यूल के अंदर। उसके ऊपर के जो इंटेग्यूमेंट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। अच्छा ये बताना मैं आपको भूल गया, सुन लो। तो जो सीड होता है, ऐसे सीड के ऊपर दो लेयर की कोटिंग होती है, दो लेयर की कोटिंग होती है, एक ऐसे और एक ऐसे। आउटर लेयर को बोलते हैं बच्चों टेस्टा, और इनर लेयर को बोलते हैं टैगमेन। तो ये सीड कोट है, ये क्या है बच्चों? ये सीड कोट है। आउटर सीड कोट को बोलते हैं टेस्टा और इनर सीड कोट को बोलते हैं टैगमेन, ठीक है ना। तो टेस्टा एंड टैगमेन, ठीक है। मैं बताना भूल गया, पता नहीं कैसे बताना भूल गया, गर्मी बहुत है इसलिए सब भूले जा रहा हूं मैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। इस चलो ये हो गया आपके सीड के बारे में खत्म। यार बहुत बहुत इजी करके मैंने आपको सीड पढ़ा दी, बहुत इजी करके सीड पढ़ा दी। मेरे ख्याल से आपको याद रहनी चाहिए सीडें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनना, अब मैं बता रहा हूं आपको थोड़ी बहुत बातें फ्रूट्स के बारे में। सर फ्रूट्स के बारे में बता रहा हूं, फ्रूट्स के बारे में सुन लेना। फ्रूट्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है फ्रूट के बारे में, और जो आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम में जाके देख लेना, फ्रूट के बारे में यही पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक इज फ्रूट। तो फ्रूट कैसे बनता है बच्चों? ओवरी से जो आगे कन्वर्ट होगा वो क्या होगा? फ्रूट बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, ओवरी की जो वॉल्स है, ओवरी की जो वॉल्स है वो बच्चों फ्रूट की वॉल्स बनाएंगी। अरे बोलो, वो क्या बनाएंगी? फ्रूट की वॉल्स बनाएंगी। और वो जो फ्रूट की वॉल्स है वो और कुछ नहीं, उसे हम बोलते हैं बच्चों पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। फ्रूट की वॉल को हम लोग बोलते हैं बड़े प्यार से पेरिकार्प, ठीक है। अब ये फ्रूट मैंने आपको बता दिया, फ्लैशी भी हो सकते हैं, फ्लैशी भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। ड्राई का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, ये इसके एग्जांपल है प्यारे से, ग्राउंड नट, ठीक है। और फ्लैशी के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ऑरेंज, मैंगो, है ना, गुआवा, ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों? फ्लैशी फ्रूट्स के एग्जांपल है। फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, ड्राई के मस्टर्ड एंड क्या है भाई? ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। चलो अब ना दो तरीके के फ्रूट्स होते हैं, सच्चे वाले फ्रूट और झूठे वाले फ्रूट, ठीक है। तो सच्चे वाले फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स। और जो झूठे फ्रूट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट्स। सर ये ट्रू फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं बताइए जरा, ये बताइए जरा। भाई ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स ऐसे होते हैं, सुनना, ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से बने हो, मैंने आपको बताया ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, तो ऐसे फ्रूट जो ओवरी से बने उन फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स।
जो ओवरी से बने उन फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स। जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बन जाए, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? अगर ओवरी से ही फ्रूट बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये ट्रू फ्रूट है। लेकिन अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट, किसी और फ्लावर के पार्ट से ये फ्रूट बन गया, ऐसो को हम लोग क्या बोलेंगे? ये फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल जाता है बच्चों, एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। एग्जाम्पल जाता है एप्पल। एग्जाम्पल क्या जाता है? एप्पल जाता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है। इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल होता है बच्चों, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी इसका एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी ने दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। अभी इसके डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको एप्पल और स्ट्रॉबेरी के। इससे पहले कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन करे बन जाते हैं। अभी इतना हमने इस चैप्टर को पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन हुई तब जाके फ्रूट बन रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बनना, उन फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों केला, यानी बनाना। क्या इसका एग्जांपल है? बनाना। तो सीधी सी बात है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो होंगे वो बिना फर्टिलाइजेशन के बने, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो सीड्स तो बनेंगी नहीं। अरे बोलो, सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पे फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया। इसका मतलब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में बच्चों सीड्स नहीं होती। पार्थिनोकार्पिक के फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं होती। अरे यार, अरे बोलो नहीं आई बात समझ में? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं होती, इसलिए ऐसे फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बिना रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज बनाना। बेस्ट एग्जांपल इज बनाना। चलो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल देख लो। यहाँ पे देख लो, ये कॉटिलेडन बना रखे, दो कॉटिलेडन बना रखे, डाइकोट है ना, ये माइक्रोपैलेडन दिखा रखा है जहाँ पे एक पोर सा होगा। ठीक है, ये देखो, ये कॉटिलेडन, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ये सब दिखा रखे, देख लेना स्ट्रक्चर को। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, इधर भी आपको दिखा रखा है कॉटिलेडन, शूट, एपिकल में हाइपोकोटाइल, रूट टिप, एंडोस्पर्म, ये सब दिखा रखा है। ठीक है ना। इसके अलावा कोई दिखा रखा है क्या? इसके अलावा देखो यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चीज और बताता हूँ, जो हमारी मेज होती है ना, मेज होती है, वीट की बात करूँ, उनके ऊपर कभी कभी ना एक प्यारी सी लेयर होती है। यहाँ पे दिखा रखी है क्या? अच्छा, यहाँ पे नहीं दिखा रखी, यहाँ पे नहीं दिखा रखी इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखा रखी है। एल्यूरोन की लेयर होती है, इन्होंने नहीं दिखा रखी है, तो मैं आपको जिसमें दिखा रखी होगी वो डायग्राम आपको जरूर शेयर करूँगा एक बार। ठीक है, इन्होंने नहीं दिखा रखा है। अब मेरे को नहीं पता है, मैं एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ के बैठा हूँ। ठीक है, कि मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ूंगा फिर आपको पढ़ाने आऊँगा, मुझे लगा इस पर होगा, नहीं है। चलो कोई नहीं, अपनी अपनी इच्छा। तो ये देखो पेरिकार्प, ये फ्रूट है तो पेरिकार्प की ये ऊपर लेयर, ये एंडोस्पर्म दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ये कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल रेडिकल्स है ना, ये सब, ये बहुत अच्छा एग्जाम, ये सब ना डायग्राम बने आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देख लेना। इधर देखो, इधर देखो फ्रूट, ये एप्पल है। एप्पल कैसा फ्रूट है? ट्रू फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। मैं आपको ये दिखाने आया हूँ मेनली। ये फॉल्स फ्रूट क्यों है? ये फॉल्स फ्रूट इसलिए क्योंकि इसका फ्रूट ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बना है। कैसे बना है? ये देखो, ये इसके सीड हो गए है ना, ये इसका ओवरी पार्ट हो गया है ना, लेकिन ये पार्ट तो हम काट के निकाल देते हैं एप्पल में से। हम खाते क्या है? ये वाला पार्ट खाते हैं, और ये पार्ट क्या है? थैलेमस। ये पार्ट क्या है? थैलेमस पार्ट है। तो ये थैलेमस पार्ट है, ये पार्ट को हम खाते हैं, तो ये अदर देन ओवरी है। ओवरी नहीं खा रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्या खा रहे हैं? थैलेमस खा रहे हैं। तो इसका जो फ्रूट बना है वो किससे बना? थैलेमस से बना है ना, तो इसलिए ये फॉल्स फ्रूट है। सेम चीज स्ट्रॉबेरी, इधर भी देखो, स्ट्रॉबेरी के बाहर की कवरिंग को बोलते हैं अकीन। अरे याद रखना, स्ट्रॉबेरी की बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? अकीन। अकीन, हाँ अकीन बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये बाहर वाला, अंदर वाला पार्ट जो खा रहे हैं वो क्या है? वो थैलेमस है। वो क्या है बच्चों? थैलेमस है। तो इधर भी हम थैलेमस के, इधर भी मैं बोल सकता हूं कि थैलेमस ही है,
जो फ्रूट बना रहा है, ओवरी नहीं है जो फ्रूट बना रही है, तो ये कैसा फ्रूट है बच्चों? फॉल्स फ्रूट है ये भी। अरे नहीं है मेरी बात समझ में? अरे नहीं है मेरी बात समझ में? अरे बोलो। चलो बच्चों आगे बढ़े इस टॉपिक में। सर तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई भाई, इतना सारा टॉपिक है इसके अंदर, बड़ी तो वीडियो होगी, छोटी वीडियो थोड़ी होगी इसकी, बड़े आगे इसके बारे में। चलिए भाई, अब आता है क्वेश्चन आता है कि सीड्स क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म्स में सीड बन रहे हैं ना, है ना, तो सीड ऐसा क्या है जो क्या मतलब क्या एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है एंजियोस्पर्म्स को? ये सवाल आता है बच्चों आपके बोर्ड्स के अंदर, ठीक है, आपको 3-4 पॉइंट लिखने होते हैं, वही चीजें यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, वही चीज समझा रहा हूँ। सुनना यार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला आपको सुनने में कि सीड जो बनी है वो आगे जाके क्या एडवांटेज देने वाली है। खत्म होने वाला चैप्टर यार, टेंशन मत लो, ये इस पेज के आखिरी लाइन पे हूँ, फिर ये बचता है और ये बचता है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ भी समझाने वाली बहुत चीजें हैं, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है यार। वीडियो का मैंने आपको पहले ही बोला, क्वालिटी समझो, क्वांटिटी छोड़ो। अभी 2 घंटे की हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, मैं पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ने वाले बनो। इधर देखो, पहला क्या है, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। सीधी सी बात है यार, सुनना, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे पॉलिनेशन है ना, एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या है, जैसे हमारे मैं आपको बताऊं ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा थे, है ना, उनके अंदर पॉलिनेशन या गैमेट ट्रांसफर के लिए आपको पता है वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स बनने, जो पॉलिनेशन होनी है, उसमें वाटर की जरूरत नहीं है ना, तो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होके भी अच्छे तरीके से अपनी पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं और सीड बना सकते हैं। तो पहला फायदा तो यही है एंजियोस्पर्म्स के लिए, सीड बनने का पहला फायदा यही है कि उनको वाटर की जरूरत नहीं है दोस्त, उनको वाटर की जरूरत नहीं है पॉलिनेशन करने के लिए या किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, उनको पानी की जरूरत नहीं है। अरे बात समझ में आई? दूसरा क्या बोलता है, आल्सो सीड्स, सुनना, आल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज ओन। कहने का मतलब क्या है, सुनना, कहने का मतलब क्या है कि एंजियोस्पर्म्स में अलग अलग तरीके के पोलन ग्रेन्स आके जेनेटिक वेरिएशंस दिखा के अलग अलग तरीके की सीड्स बनाते हैं, है ना, जो कि एक अपने आप में ही बहुत अच्छा सीड बन सकता है। अरे बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ऐसा होता है। तीसरा जो पॉइंट है, द थर्ड, हार्ड सीड कोट, जो सीड कोट है वहां पे, है ना, जो हार्ड सीड कोट सीड के ऊपर जो कोटिंग हो रखी है, कवरिंग हो रखी है, वो क्या करता है बच्चों, वो यंग सीड्स को खराब होने से बचाता है। तो ये भी एक फायदा है हमारे एंजियोस्पर्म के सीड्स का, ठीक है। चौथा मैं आपको बताऊं, चौथा क्या है कि ये प्रोडक्ट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस हैं। तो जेनेटिक वेरिएशंस तो अच्छी ही चीज होती है दोस्त, है ना, जेनेटिक वेरिएशंस होंगी तो अभी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचेंगे। अभी इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है ये आप लोग पढ़ना, मैंने पढ़ा रखा है आपको पॉलिनेशन के अंदर, ठीक है ना, तो जरूर पढ़ना, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं, नहीं समझ में आया तो वीडियो वैसे बहुत बड़ी होती जा रही है, इसको दोबारा पीछे करें और सुने इसको, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा अभी क्योंकि वीडियो वैसे ही अभी 1 घंटा छूने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं, या फिर मैं बोलूं कि एंजियोस्पर्म की सीड्स के एडवांटेजेस हैं कुछ जो बाकियों के पास नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब बता दो सीड के बारे में थोड़ी बहुत बता देता हूं जो इन्होंने बता रखी है। साहब सीड हमारी एग्रीकल्चर की बेसिस है, मतलब अगर हमें खेती बाड़ी करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, सीड को बोते हैं, है ना, सोन करते हैं, दबाते हैं उसके अंदर, मिट्टी के अंदर, और फिर एक नया प्लांट उगता है ना। तो वो सीड खराब ना हो जाए, उस सीड को खराब ना होने दो, तो हमें पता है वो 2 चीजें दिखाती है, डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन, है ना। तो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी of mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season। सीधी सी बात है, अगर मुझे एक सीड को स्टोर करके रखना है तो मैं उसको कैसे स्टोर करके रखूंगा, उसके अंदर से पानी को निकाल के और उसको डोरमेंसी स्टेज में पहुंचा के, है ना। तो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी,
सवाल आता है बच्चों, सवाल आता है, मैं फालतू नहीं पढ़ाता हूं, आपको पता है। डिहाइड्रेशन प्लस डोरमेंसी, डिहाइड्रेशन प्लस डोरमेंसी, ये मिला के बच्चों हम लोग एक सीड को स्टोर कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, या बहुत सारे ईयर्स तक, है ना, हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर मैं चाहूँ कि मुझे इस सीड को अभी नहीं अगले साल बोना है ना, तो मैं इसको इस तरीके से स्टोर करके रख लूँगा और अगले साल उसको अच्छे से पानी दूंगा, अच्छा सा इन्वायरमेंट दूंगा, वो अपने आप फिर से जर्मिनेट कर जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, ये पैराग्राफ है बच्चों, एक ये पैराग्राफ है, इसमें सिर्फ आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। इसमें क्या है कि सीड्स की वेरिएबिलिटी या वायबिलिटी बोलूं, है ना, सीड्स की वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक सीड्स अच्छे से हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं उस सीड की वायबिलिटी। तो अलग अलग सीड्स की अलग अलग तरीके की वायबिलिटी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक है, क्या नाम है, डेट पाल्म का एग्जांपल दे रखा है, जो कि रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि जो डेट पाल्म है ना, उसकी 2000 ईयर्स की वैलिडिटी है या वायबिलिटी है। मतलब डेट पाल्म का एक सीड 2000 साल तक अच्छे तरीके से रह सकता है, हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है बच्चों, इसके अलावा एक और चीज़ है कि फोइनिक्स डक्टुलिफेरा, एक फोइनिक्स डक्टुलिफेरा है जो कि डिस्कवर हुआ है। देखो यार, ये सवाल आज तक नहीं पूछा गया है, बट पूछ लेगा और तुम्हें लगेगा कि ये एनसीईआरटी से नहीं है, बट एक्चुअली में ये एनसीईआरटी से है। देखो, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको रटने ही है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, इसी वजह से मैंने यहां पे किताब उठाई है, ठीक है, क्योंकि मैं भी यार एक टीचर हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, ठीक है। रटवाने का काम मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, बट रटना है आपको अगर आपको एग्जाम निकालना है तो एक है बच्चों, एक चीज है, एक है फोइनिक्स डक्टुलिफेरा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं वो नहीं बताते हैं इसके बारे में, उनको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो बट एनसीईआरटी में ये दे रखा तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फोइनिक्स डक्टुलिफेरा जो है ना, आर्कियोलॉजिकल एग्जावेशन में, मतलब आर्कियोलॉजिकल समझते हो ना, पुराने वाले जो होते हैं मतलब वहाँ पे, तो ये हमें ये मिला था हमारे फोइनिक्स डक्टुलिफेरा। बहुत मतलब जब देख रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट, पता ना कौन होते हैं, हाँ, तो मुझे भी वो वर्ड याद नहीं आ रहा क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इनको जो मिला था, क्या मिला था, एक फोइनिक्स डक्टुलिफेरा मिला था। कहाँ पे मिला था, एक किंग हेरोड्स पैलेस, एक किंग हेरोड्स पैलेस था नियर दी डेड सी, एक डेड सी थी, वहाँ पे एक प्लेस था, वहाँ पे एक पैलेस था किंग हेरोड्स का पैलेस था। वहाँ पे इतना टाइम पुराना हमें एक सीड मिला, जिस सीड का नाम था फोइनिक्स डक्टुलिफेरा। अरे बोलो, फोइनिक्स डक्टुलिफेरा मैं भी नहीं बोल पा रहा फोइनिक्स डक्टुलिफेरा एक सीड थी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी, जो पुराने लोग जो पुरानी चीज़ें खोजते हैं। कहाँ मिली थी बच्चों, किंग हेरोड्स पैलेस पे मिली थी, नियर दी डेड सी। एक डेड सी एक जगह होगी उनके, वहाँ पे कोई होगी जगह जहाँ वो ढूंढ रहे थे, वहाँ पे एक जगह थी बच्चों, डेड सी के आसपास एक पैलेस था जिसे हम बोलते हैं किंग हेरोड्स पैलेस। वहाँ पे हमें ये सीड मिली जो कि बहुत पुरानी थी, जिसे हम बोलते हैं फोइनिक्स डक्टुलिफेरा। इसके अलावा मैंने आपको डेट पाम के बारे में बताया कि डेट पाम की जो स्टडी की गई है, उसका जो सीड है वो करीब करीब 2000 साल तक वैलिड रहता है, 2000 साल तक वैलिड रहता है। इसके अलावा कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो 10,000 साल तक भी वायबल रहते हैं। 10,000 साल, कुछ 100 साल भी होंगे, कुछ 50 साल भी होंगे, लेकिन कुछ 10,000 साल, है ना। जैसे ल्यूपाइन, इसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा एक चीज और रखनी है आपको, एक ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, नंबर ऑफ सीड, बहुत सारे फ्रूट सीड्स होते हैं। एक उसका एग्जांपल है ऑर्किड। ऑर्किड के अंदर बहुत सारे, ऑर्किड एक फ्रूट है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सीड होते हैं। यूजुअली सीड्स 1 2 3 होते हैं, लेकिन ऑर्किड्स के अंदर बहुत सारे छोटे 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 सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आता है ऑर्किड्स का, आप सवाल आता है तो आप कर पाएंगे। अरे बोलो यार, कर पाओगे? अरे बोलो। तो मेरे हिसाब से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी, क्योंकि जो अगला कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं अब, वो फिर से कंसेप्चुअल आने वाला है। अब वो फिर से क्या आने वाला है? कंसेप्चुअल आने वाला है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल तो आपको पढ़ने में मजा आता है, कंसेप्चुअल की तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए भाई मिटा रहा हूं मैं इसको। और जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर का, वो है बच्चों एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी टॉपिक है, टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। सुनना, पॉली एम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। साहब ये क्या है? सुनना, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। एपोमिक्स, पहले हम एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे और इसको रिलेट करते हुए फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। देखो यार, इसका मतलब समझो। एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम। मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, अवे फ्रॉम मिक्सिंग। और मिक्सिंग किसकी होती है? गैमेट्स की। ठीक है, सीधी सी बात है, जब मेल और फीमेल गैमेट की मिक्सिंग हो रही थी तो हमने देखा सीड बन रहा है। हमने क्या देखा बच्चों? सीड बन रहा है। यहां पे मिक्सिंग नहीं होंगी गैमेट्स की। मतलब क्या है? एपो मतलब अवे फ्रॉम। किससे अवे है? मिक्सिंग से अवे है। मिक्सिंग किसकी होती है? गैमेट्स की होती है। तो एपोमिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी, फिर भी एक सीड बनेगा। फिर भी क्या होगा? एक सीड बनेगा। ऐसी सीड्स को हम लोग बोलते हैं दोस्त एपोमिक्टिक सीड्स। क्या बोलते हैं? एपोमिक्टिक सीड्स। सीधी सी बात है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है ना, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, यानी और फिर भी इसके अंदर सीड्स बन रही है। इसका मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जो कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सीधी बात है, अगर इसमें मिक्सिंग नहीं हो रही गैमेट्स की, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ये क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बावजूद भी ये सीड बना रहा है। इसका मतलब ये कर तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बना रहा है। अरे बोलो। तो ये एपोमिक्सिस जो होता है, ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि मिमिक करता है, मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये क्यों मिमिक क्यों कर रहा है? मिमिक वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, मुझे इतना बता दो। मैं बता चुका हूं, जबकि बच्चों मिमिक वर्ड ये इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि ये बना क्या रहा है? एट दी एंड तो ये सीड ही बना रहा है ना। और सीड किसका प्रोडक्ट है? सीड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। और ये कर क्या रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब कहने को कर तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है, लेकिन ये मिमिक कर रहा है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अरे नहीं आई बात समझ में? तो ये ऐसी सीड्स बनाने के कुछ तरीके होते हैं। तो एनसीईआरटी समझाती है इसके 2 तरीके। एनसीईआरटी कहती है कि पता नहीं कैसे एक डिप्लॉयड एग सेल बन गया। कैसे बोलती है एनसीईआरटी, लेकिन समझाऊंगा मैं उस चीज को। एनसीईआरटी बोलती है पता नहीं कैसे एक अपने आप डिप्लॉयड एग सेल बन गया, और वो डिप्लॉयड एग सेल आगे जाके डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, और वो जाइगोट से आगे धीरे धीरे करके एम्ब्रियो बन गया, और वो एम्ब्रियो से आगे जाके सीड बन गई। ठीक है, तो उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ,
सुनना, ऐसा है, मैंने आपको पढ़ाया था ओव्यूल थे, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस सेल्स थे, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस सेल थे, और बहुत सारे न्यूसेलस सेल में से कोई एक सेल चूज होके मेगास्पोर मदर सेल बनता था, है ना, जिसे मैं 2n बोलता था। और ये मेगास्पोर मदर सेल में बच्चों मियोसिस होती थी, और मियोसिस के बाद यहाँ पे मेगास्पोर बनते थे, 4 बनते थे, 4 में से एक फंक्शनल होता था, बाकी सारे डीजनरेट हो जाते थे। और ये मेगास्पोर से हमारा बच्चों एम्ब्रियो सैक बनता था, याद है? एम्ब्रियो सैक के अंदर होते थे एग सेल, है ना, एग सेल से मेल गैमेट आके फ्यूज करता था और बनाता था क्या था, जाइगोट बनाता था। ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, और ये एम्ब्रियो आगे जाके सीड बनाएगा, और ये एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। एनसीईआरटी कहती है कि सीधा सीधा कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है या कोई भी डिप्लॉइड सेल है, वो डिप्लॉइड सेल सीधा कन्वर्ट हो गया एक डिप्लॉइड सेल के अंदर, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, और वो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बना गया, एम्ब्रियो आगे जाके सीड बना गया। फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो फर्टिलाइजेशन अगर हुई नहीं तो ऐसी सीड को मैं क्या बोलूंगा, एपोमिक्टिक सीड बोलूंगा। या फिर पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे न्यूसेलस सेल्स थे, जो कि ऑफ कोर्स सी बात है 2n है, बहुत सारे न्यूसेलस सेल्स थे, वो लोग डिवाइड किए बहुत सारे न्यूसेलस सेल्स, और क्या बन गए, जाइगोट, और जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो आगे जाके सीड बन गया। अभी तो कमाल की बात यह है कि न्यूसेलस सेल एक नहीं बहुत सारे होते थे, है ना, ऐसा होता था ना, मैंने ऐसे बनाता था, ऐसे करके सेंट्रल सेल बना के बहुत सारे न्यूसेलस सेल बनाता था, है ना। फिर मैंने आपको कहा था उनमें से कोई एक सिलेक्ट होगा, लेकिन अब क्या कह रहा हूं मैं, सारे के सारे न्यूसेलस सेल मिलके सीधा क्या बना दिया लोगों ने, जाइगोट बना दिया, है ना। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा और सीड बनाएगा। तो इतने सारे न्यूसेलस, मतलब मान लो इसने सीड बना दिया, इसने सीड बना दिया, इसने सीड बना दिया, इसने सीड बना दिया, बहुत सारे सीड बन गए। अरे बोलो, बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, बहुत सारे सीड बन गए, बहुत सारे सीड बन गए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्त पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी आप कब वर्ड यूज करोगे, जब जाइगोट या सीड डायरेक्ट किससे बन रहे हो, डायरेक्ट बन रहे हो आपके किससे, न्यूसेलस के सेल से बन रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आता है, एग्जाम्पल बच्चों, मतलब एग्जाम्पल नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी, है ना, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पॉली एम्ब्रियोनी का, सिट्रस एंड मैंगो। सिट्रस एंड मैंगो इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। अरे याद रहेंगी बातें, अरे बोलो याद रहेंगी बातें। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही है। तो सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। पॉली एम्ब्रियोनी में न्यूसेलस सेल, जब न्यूसेलस सेल डायरेक्ट सीड बना दे, पॉली एम्ब्रियोनी। जब कोई भी डिप्लॉइड सेल, मेगास्पोर मदर सेल या कोई भी डिप्लॉइड सेल जाके एक्सेप्ट न्यूसेलस सेल जाके जाइगोट बना दे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम एपोमिक्टिक सीड ही बोलेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए। अच्छा, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी। ये कंफ्यूज मत कर देना एग्जाम में, ठीक है ना। तो सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस और फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोकार्पी। चलो भाई, लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छा है जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनना। खत्म कर रहे हैं इसको, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा यार। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 13 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्या मतलब 7 मिनट अभी भी पकाऊंगा 7 मिनट अभी भी पकाऊंगा। सुनना यार, चैप्टर खत्म करना है, और ये मैं चाहता था कि ये लेक्चर पूरे एक साथ खत्म हो, क्योंकि यार रटने वाला टॉपिक था। इधर सुनो, चलो। हमारे जो फार्मर्स है ना आजकल, हमारे जो फार्मर्स है वो आजकल हाइब्रिड कल्टीवेशन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। व्हाट इज़ हाइब्रिड कल्टीवेशन साहब? हाइब्रिड कल्टीवेशन क्या होती है? हाइब्रिड कल्टीवेशन ऐसा होता है, जैसे मान लो कि एक सुपीरियर मेल आया, एक सुपीरियर फीमेल का हमने फर्टिलाइजेशन कराई, ठीक है, और एक हमें जो सीड मिली वो उनकी हाइब्रिड होगी, मतलब उसके भी अच्छे जीन्स होंगे और उसके भी अच्छे जीन्स होंगे,
और मिल के एक बढ़िया सीड बनाई होगी, जिसे मैं बोलता हूं एक हाइब्रिड वैरायटी है मेरे पास। क्या है दोस्त? हाइब्रिड वैरायटी है। तो ये तो इसका एडवांटेज है कि मैं अगर हाइब्रिड वैरायटी यूज करूंगा तो ऑफ कोर्स सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या होगी दोस्त? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड वैरायटीज बनाने का एक नुकसान है। सुनने वाली बातें, लिखने वाली बातें कुछ हैं, चलो लिख लेता हूं। लिखने के लिए एक पेन उठा लेता हूं क्योंकि तो समझाने वाली बातें हैं। तो हाइब्रिड वैरायटीज की एक अच्छी खास बात यह है कि हाइब्रिड वैरायटीज जो होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होने वाली है। रीजन क्या है? उनके अंदर जीन्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेल से भी अच्छे जीन्स आए हैं, फीमेल से भी अच्छे जीन्स आए हैं। तो मिलके जो हाइब्रिड वैरायटी है उसके पास भी अच्छे जीन्स होंगे। तो जब वो प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा तो वो अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन भी अच्छी खासी होगी, है ना। लेकिन एक नुकसान है कि दोस्त हम लोगों को हाइब्रिड सीड्स हर साल उगाने पड़ते हैं। हाइब्रिड सीड्स फार्मर्स को हर साल उगाने पड़ते हैं, जो कि एक महंगा प्रोसेस है। जो कि क्या है कि डिसएडवांटेज है हाइब्रिड सीड का, है ना। क्यों हर साल क्यों उगाने पड़ते हैं? कुछ तो कारण होगा हर साल का। हर साल का कारण ये दोस्त कि मान लो कि पहली बार जब मैंने एक डोमिनेंट मेल लिया और एक डोमिनेंट फीमेल ली, है ना, इन दोनों से मिलके मुझे मेरे एक प्यारे से डोमिनेंट एक सीड मिली, जिसे मैं बोलता हूं हाइब्रिड सीड। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे जीन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे जीन्स हैं। तो जब मैं इसकी नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो और सीड्स चाहिए ना, इन सीड से क्या होगा, और भी सीड्स चाहिए मुझे, हर साल सीड चाहिए। जब मैं इनकी नॉर्मल रिप्रोडक्शन कराऊंगा तो नॉर्मल रिप्रोडक्शन में एक उसूल है दोस्त, नॉर्मल रिप्रोडक्शन में बच्चों मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस होती है ना। और वो जब मियोसिस होगी तो हमारे कैरेक्टर्स सेग्रीगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। तो हमारे कैरेक्टर्स क्या होंगे? सेग्रीगेट करेंगे। और वो जो सेग्रीगेट जब करेंगे तो जब मेरे पास जो नया हाइब्रिड आएगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हाइब्रिड हो। अरे आई कि नहीं आए बस हमें? मान लो ये एक हाइब्रिड सीड थी, है ना, एक हाइब्रिड सीड थी, एक और मैंने हाइब्रिड सीड ले ली। जब इनकी मियोसिस हुई तो मतलब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसके कुछ अच्छे कैरेक्टर्स मान लो नहीं आए, कुछ बुरे कैरेक्टर्स आ गए, और इसके सारे अच्छे कैरेक्टर्स आ गए, बुरे कैरेक्टर्स चले गए। तो क्या ये इस जैसी पहले जैसी रही? नहीं रही ना। तो इसलिए मुझे हर साल हाइब्रिड सीड्स को बनाना पड़ता है। मैं बार बार नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के मैं हाइब्रिड सीड्स को यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है। हाइब्रिड सीड्स को अगर खरीदना है फार्मर्स को तो बहुत महंगा प्रोसेस है। तो वो दिमाग लगाते हैं, वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। वो कॉस्ट कटिंग ऐसे करते हैं कि जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनको बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस के थ्रू अपने हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं। अब क्या होगा दोस्त? एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। हाइब्रिड एपोमिक्सिस के अंदर क्या होती है? सीड्स की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी मियोसिस भी नहीं होगी। तो इस बार जो सीड्स पहले थी उसको अगर मैं एपोमिक्सिस के थ्रू ग्रोथ करवाऊंगा तो वही सेम चीज मेरे को दोबारा से सीड्स मिलेंगी, वही सेम वैरायटी की सीड्स मिलेंगी। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे बोलो यार। इसकी वजह से फार्मर्स को नुकसान भी कम होगा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाएगी। अरे आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। तो हाइब्रिड सीड्स बहुत अच्छे सीड्स हैं, हालांकि महंगे बहुत पड़ते हैं फार्मर्स को। तो उन्होंने एक तरीका अपना लिया कि मैं हाइब्रिड सीड्स को बनाऊंगा कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस, क्योंकि एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो वहां पे नहीं होगा। तो जो कैरेक्टर्स पहले वाली हाइब्रिड सीड्स में थे, है ना, उसकी एपोमिक्सिस होगी। एपोमिक्सिस के थ्रू अगर मैं सीड्स बना रहा हूं तो जो सीड्स आएंगे वो दोबारा से सेम कैरेक्टर्स के होंगे, क्योंकि उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म दोस्त।
आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।